ब्रेक के बाद खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के 3 बड़े अहम मसाइल हैं। एक तो इस वक्त सियासी बहरान, दूसरा मुआशी बहरान और तीसरा जो है वो दहशतगर्दी। बहुत पेचीदा मसाइल हैं बिलाशुबा, और ये तीनों मसाइल जो हैं ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं। लेकिन अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि कम अज़ कम जो दहशतगर्दी वाला मामला है और जो मुआशी मामलात हैं, इनमें एक कंसेंसस जो है वो सियासी जमातों में और एस्टैब्लिशमेंट और दूसरे स्टेक होल्डर्स में एक डेवलप हो जाना चाहिए। हमें इस वक्त स्काइप पर ज्वाइन किया है इमदाद अली सोमरो साहब ने, जो कि कॉलमिस्ट भी हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। इमदाद अली सोमरो साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। इमदाद साहब, हम जिक्र कर रहे थे कि मौशी मसाइल और जो दहशतगर्दी का मसला है, चूंकि ये काफ़ी प्रोलॉन्ग्ड हो चुके हैं और ये बहुत बुनियादी मसले बनते जा रहे हैं हमारे, तो इन दोनों को ख़ास तौर पर इन दोनों के मामला जो हैं इनमें एक कंसेंसस डेवलप होना चाहिए और इसमें एक कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ होनी चाहिए जिनको एड्रेस किया जाना चाहिए और उस पर सबको मुत्तफिक होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल मीशत जो है वो अमन से जुड़ी है, मीशत इस्तेहकाम से जुड़ी है। जब तक मुल्क में अमन की सूरत हाल ठीक नहीं होगी और ख़ास तौर पर दहशतगर्दी अगर होगी तो मीशत तो किसी भी मुल्क की जो है वो ठीक नहीं हो सकती, और अगर उसके बाद फिर सियासी इस्तेहकाम ना हो तो तब भी मीशत ही मुतासर होती है। बुनियादी चीज़ जो है वो ये है कि क्या हमारे जो इदारे हैं, हमारी जो हुकूमतें हैं, रियासती इदारे, वो इस चीज़ का इदराक करते हैं या कम अज़ कम उनके अंदर रियलाइजेशन है कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो किस वजह से ख़राब है, पाकिस्तान में जो गैर कानूनी मईशत है उसके पीछे कौन कौन है और कौन कौन से महरक़ात हैं जिनकी वजह से आज तक हम उन इशूज़ को एड्रेस नहीं कर सके। अगर पहले तो तशख़ीस की जाए, तशख़ीस के साथ साथ एतराफ़ किया जाए, तो फिर मेरा ख्याल है फिर मर्ज़ का इलाज भी मुमकिन है। हम क्योंकि पूरा जो हमारी तारीख है हम उसमें सेल्फ डिनायल में रहे, हमने कभी तस्लीम नहीं किया कि हमारा असल मसला क्या है। जब तक ये नहीं समझा जाएगा कि मुल्क में दहशतगर्दी और उनके पीछे कौन है और उनके बेनिफिशियरी कौन है, या जो स्मगलिंग हो रही है जिसकी वजह से हमारी मईशत गिर जाती है उसका बेनिफिशियरी कौन है, आजकल IPPs का इशू बना हुआ है तो उससे कौन फायदा उठा रहा है कि बिजली जो है 60-70 रुपए तक। लेकिन इमदाद साहब, रियलाइजेशन मौजूद है लेकिन एक डिवीजन है। देखिए, डिवीजन तो हमेशा रहती है। जो अपना मफादात है ये ज़ाहिर है, उसमें एक पॉलिटिकल पार्टी, सीधा नाम ले लेते हैं तहरीक इंसाफ, उसके इस वक्त मफाद में नहीं है कि मुल्क के अंदर इस्तेहकाम हो। वो बार बार कहते हैं इमरान खान साहब बैठकर कि जी पाकिस्तान जो है श्रीलंका बनने जा रहा है, पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है। ये स्टेटमेंट बजाते खुद पाकिस्तान से सरमाए को भगाने की, सरमायादार को भगाने की ज़ाहिर कोशिश होती है। पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा या फिर अज़म इस्तेहकाम का जो जब बात होती है तो ब्लंटली उसकी मुखालफत की जाती है। होता है कि अगर मगर चूंकि चुनाचे के साथ हो, जिस तरह आवामी नेशनल पार्टी मुखालफत कर रही है, उनके पास रीजनिंग है। जिस तरह और पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं कि ये ऑपरेशन तो करते हैं लेकिन ऑपरेशन सिर्फ एक मखसूस हिस्से में क्यों होता है, वहां क्यों नहीं होता जहां पर जो है वो टेररिस्ट जो है वो माइंड तैयार किए जाते हैं। तो एक आपके पास अगर कोई रीजनिंग है तो ठीक है। अगर आपने ऐसे अपना एतराज बड़ा एतराज करना है तो उसके पीछे ज़ाहिर है सियासी मफादात है। तो तहरीक इंसाफ को इस वक्त किसी सूरत पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं चाहिए, ना वो इस्तेहकाम में सर्वाइव कर सकते हैं। अगर मुल्क के हालात नॉर्मल हो तो फिर ज़ाहिर है उनकी। लेकिन आज जो DGISPR है उन्होंने तो ये सूबाई जो हुकूमत है उसकी कारकर्दगी पर सवाल उठा दिया। जो पिछले दिनों ये मामला जो है वो बन्नू में जिस तरह से भी मामला पेश आए और जो भी KP में इस वक्त दहशतगर्दी की सूरत हाल है, इसमें जो इंतज़ामिया है वो जिम्मेदार होती है और सूबाई हुकूमत है उस पर तो सवाल उठा दिए गए हैं। तो फिर क्या अपने लोगों को, अपने ही लोगों को वो जो हुकूमत है जिसको एक मैंडेट दिया गया है उस सूबे में गवर्नमेंट बनाने का, तो क्या जो ये लोगों के मफादात के साथ टकरा नहीं जाएंगे, उनके अपने सियासी मफादात? देखिए, मैं जो गुजारिश कर रहा था बिल्कुल उसी तरफ ही आप सवाल जो किया है वो उसी तरफ इशारा करता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जिसकी हुकूमत है, जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी है सूबे में अमन का क्याम, तो वो उस तरफ नहीं जाती, वो इंतशार की तरफ जाती है। आप जो बन्नू में एक वाकया होता है, उस वाकये को लेकर वो जो मार्च पर के अंदर भगदड़ मचती है, फायरिंग होती है, जो भी एक इंसिडेंट होता है, ज़ाहिर है वो काबिल मज़म्मत है वहाँ जो कुछ हुआ। लेकिन सवाल ये है कि उसके ऊपर तो मनफी सियासत या मनफी प्रोपेगेंडा किया जाता है, लेकिन बन्नू छावनी पर हमला होता है तो वहाँ कोई उस पर कोई तहरुक भी नजर नहीं आता।
कोई उस तरह की जो है वो अज़म और इरादा भी नजर नहीं आता। बनू शामी को छोड़ देते, डीएन खान में शमोजई में एक हॉस्पिटल जो सेहत मरकज है, उसमें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जो एम्प्लॉय खवातीन हैं दो, उनको शहीद कर दिया जाता है बच्चों समेत। जी। वहां आपको कहीं नजर आती है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो उनकी जाके शोई करे? तो वो जो पीटीआई की जो केपीके की हुकूमत है वो नहीं पाकिस्तान में इस्तेहकाम के लिए काम कर रही, वो अपने कायद के जो मकासद हैं, सियासी मकासद, उसके लिए काम कर रही है। देखिए, ठीक। अमन की जिम्मेदारी जो है वो सूबाई हुकूमत की आज बिल्कुल ठीक कहा DGI-SPR ने, लेकिन वहां पर ये भी बात ठीक है कि वहां पर बड़े अरसे से वो जो साबका फाटा के इलाके है या जो एरिया अफगानिस्तान के साथ लगते हैं वहाँ जिम्मेदारियां फौज के पास है, इवन बलूचिस्तान में भी है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह अवामी नेशनल पार्टी की और पीपल्स पार्टी की एक हुकूमत थी, या उसके बाद मुस्लिम लीग नून की एक हुकूमत, अपना पहले जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही है, तो वो हुकूमतें जो हैं वो एफर्ट करती नजर आती थी, बेशक वो उसमें कामयाब हो या ना हो, लेकिन आपको नजर आता था कि हुकूमतें दहशतगर्दी के खिलाफ कम से कम अगर दामाद नहीं उठा पा रही, नाकाम हो रही है, तो कम से कम उनका इरादा है, उनकी नीयत जो वो नहीं थी कि दहशतगर्दों को प्रमोट या सपोर्ट किया जाए, यहाँ वो आपको इरादा नजर ही नहीं आ रहा। ठीक, यहाँ इसकी कमी नजर आ रही है। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, अगर एक गवर्नमेंट जो है सूबाई गवर्नमेंट वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को हैंडल नहीं कर रही या मिस हैंडल कर रही है, या जो है वो ये फसादात की तरफ बढ़ रहे हैं ये मामलात, तो क्या आप समझते हैं कि ये मामला जो है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंसेंसस की तरफ निकलेगा? मतलब क्या आप समझते हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ मौजूद है? अच्छा, मेरा ख्याल है लाइन ड्रॉप हो गया। डॉक्टर साहब, यही सवाल मैं आपके सामने रखती हूँ कि अगर एक गवर्नमेंट जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मिसहैंडल, या जिस तरह अभी इमदाद अली सोमरो साहब ने कहा कि उनके अपने सियासी मफादात हैं और इस वक्त ये उनकी प्रायोरिटी नहीं है इस मामले को एड्रेस करना, तो अगर इसी तरह से रहा तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलेंगे? किस तरह से ये मामला आगे बढ़ेंगे? कॉन्सिक्वेंसेस तो डेफिनेटली बड़े ख़तरनाक है पाकिस्तान के लिए भी, केपीके के लिए भी। चाहिए प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, उनके साथ मिल के फेडरल गवर्नमेंट के साथ अपने सूबे को एज ए बेस्ट गवर्नेंस प्रोवाइड करें। इनका मुकाबला पंजाब में मरियम के साथ है, उधर मुराद अली शाह साहब के पास है जिनके पास 15 साल का ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, काम कर रहे हैं। तो गंडापुर साहब को अगर फ्यूचर में अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग लीडर के तौर पे प्रेजेंट करना है, ना कि एक जिसे आप कह लें कि आप खड़े होकर थड़े के ऊपर बातें कर रहे हैं, आपको चाहिए कि एक स्टेटमेंट के तौर के ऊपर आप कोऑर्डिनेट करें फेडरल गवर्नमेंट के साथ। जो इशू था बिल्कुल आप बानी पीटीआई के लिए फाइट करें, आपके वो लीडर हैं, उनके लिए लड़ना आपका बनता है। पर एक चीज़ आप देखें कि जो पाकिस्तान के इश्यूज़ हैं, जो केपीके की अवाम के इश्यूज़ हैं, जो केपीके की डेवलपमेंट के इशू है, केपीके जॉब्स के इशू हैं लोगों के, आप उनके लिए तो फेडरल गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करें। ये तो नहीं किसी वज़ीर आला का मता के जाके कहता है जी मैं लाइट ऑफ कर दूंगा, मैं बिजली बंद कर दूंगा पूरे पाकिस्तान की। आपको चाहिए आप एक बड़े दिल के साथ चीज़ों को सोचें और पाकिस्तान के इश्यूज़ क्या हैं। टेररिज्म पाकिस्तान का इशू है। अब मुस्लिम लीग नून इसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाती है कि जनाब वो जो अफगानिस्तान से टेररिस्ट आए हुए हैं वो इमरान खान की बैक साइड के ऊपर है और वही जो है पाकिस्तान में डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। कुछ ये भी इसके ऊपर ही कोई एविडेंसेस मौजूद हैं। वो ये कह रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट हम पे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है। बात यह है कि सबसे पहले तो फोर्स करें थर्ड पार्टी के इन जो जितने चारों वज़ीर आला हैं और आर्मी चीफ साहब हैं और वज़ीर आज़म साहब हैं, ये सब बैठे और इनको एक बड़ा सख्त जवाब दिया जाए कमरे में बिठा के कि इनफ इज़ इनफ, इस चीज़ को आप रिजॉल्व करें। फिर जो नहीं करता तो उस हुकूमत को आप ख़त्म करें, उसके ऊपर आप बिठा दें। फिर डेमोक्रेसी अब जो एक कैसे खत्म होगी, क्योंकि ऑपोजिशन तो इतनी स्ट्रांग नहीं है, ऑपोजिशन तो स्ट्रांग नहीं है। देखिए उसके लिए गवर्नर राज की ऑप्शन बच जाती है, वही ना, फिर ऑप्शंस तो बचते हैं। मैं अभी उसकी तरफ रिकमेंड तो नहीं करता, डिस्टेबलाइजेशन ज़्यादा होगी। पहले एंगेज करें, गंडा साहब को बुलाएं, उनके साथ बात करें। उनके साथ जब वो मोहसिन नकवी साहब के नेगोशिएशन करते थे तो और तरह की उनकी टून होती थी, अगले दिन जब जाके और तरह के तरीके से वो रिप्रेजेंट करते थे अपने आप को। चाहिए तो ये वो अपने अवाम का सोचे, अपने लोगों का सोचे और अपने सूबे के बारे में सोचे। मैं समझता हूँ अपने बारे में सोचें। अगर वो अपने आप को एक बड़ा लीडर को मौका मिल गया है, इमरान खान के बाद ये वो बंदा है परवेज़ खट्टर के बाद जिसको ये मौका मिल गया है कि वज़ीर आला एक बहुत अहम सूबे का बन गया है, ये अपनी कारकर्दगी के साथ अपने आप को रिप्रेजेंट करे। वो कारकर्दगी नज़र ही नहीं आ रही। छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर जो पहले परवेज़ खट्टर साहब के दौर में कुछ चीज़ें बेहतर हुई हैं, अब वो गंडापुर साहब तो बिल्कुल जो है ना वो
पंजाबी फिल्म के या इंडियन साउथ की फिल्मों के हीरो लगते हैं वो आए और जनाब इस तरह नहीं चीज़ें चलती। चीज़ों के लिए आपको सोचना पड़ता है, इश्यूज़ को स्पेसिफाई करें, कोऑर्डिनेट करें आर्मी के साथ। अब बल्कि आप उनसे मिलें और जाके अपनी वॉइस रेस करें, जी हमारे लीडर को छोड़े, आप उनके साथ जो ज्यादती हो रही है करें। इससे ज्यादा इकट्ठा होना क्या हो सकता है कि जब नेशनल एक्शन प्लान की मीटिंग होती है तो चारों जो सूबाई वज़राए आला हैं वो वहाँ पर मौजूद होते हैं और उसके साथ जो है वो अपनी एक आप कह लें कि एसोसिएशन बना के आते हैं उसको। नहीं देखिए उसमें मैसेज मैं जो कह रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ मामला बढ़ जाते हैं मैडम, उसमें जो मैसेज कन्वे करने वाली बात है वो क्या है। जब नेशनल एक्शन प्रोग्राम होता है तो उसके बाद 2 दिन तक आपको गंडापुर साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट लगता है, उसके बाद फिर वो दोबारा तकरीर शुरू करते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि वो पॉपुलरिस्ट पार्टी है, लोग वो समझते हैं कि हम जितना एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जुबान दराजी करेंगे उतना ही हमें लोगों में एक पॉपुलर वोट मिलेगा। हमारा जो वोट बैंक है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट बैंक है। ये भी खुदारा इस बात को भी खत्म करे। अब बाकी पार्टियों को भी आप पीटर्स दे रहे हैं कि वो भी आर्मी के खिलाफ बोले। इस मामले में भी खैर लोगों को कंफ्यूज ही किया हुआ। देखिए इसके ऊपर बड़ा क्लियर है। उसके एक तरफ बात करना चाहते हैं, सिर्फ आर्मी से बात करना चाहते हैं, सियासतदानों के साथ बैठना नहीं चाहते, तो इससे क्या मकसद? देखिए बात ये है कि सियासी लोग अपने आप को जो है वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है इमदाद साहब, आप क्या समझते हैं कि जो केपीके हुकूमत और जो वज़ीर आला की कारकर्दगी पर किसी चार्जशीट की भी बात हो रही है, उसका भी जिक्र हो रहा है, तो क्या आपको लग रहा है कि ये गवर्नर राज की तरफ मामला जा रहे हैं? देखिए कोशिश पूरी है अली बिन गंडापुर साहब की कि मामला उस तरफ जाए। जो आज DGISP साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने जो वाज़े अल्फाज में कहा है कि वहाँ CTD नाम की है, नाम से काम कर, मतलब उस तरह CTD काम नहीं करे जिस तरह सिंध या पंजाब में CTD का नेटवर्क है, उस तरह वहाँ पर एंटी टेररिज्म कोर्ट्स नहीं है जिस तरह सिंध और पंजाब में है। तो उन्होंने क्लियर कट कहा है कि वहाँ जो सूबाई हुकूमत है गुज़िश्ता 10 साल एक हो गए अपना और एक अभी वाली जो हुकूमत है, तो वो दहशतगर्दी के खिलाफ किसी किस्म के इकदाम करने को तैयार नहीं है। अब आइन में जब हम जाते हैं तो अगर एक सूबा जो है वहां पर वो आइनी मामला, आइनी जिम्मेदारियां अदा ना करे तो फिर वफाक के पास आइन में खारिज करने के बावजूद गुंजाइश मौजूद है कि वो उस सूबे में उस हुकूमत को घर भेज सके। वफाक के पास ये मौजूद है अपना ऑप्शन, और वो जाहिर है अपना पार्लियामेंट के जरिए होगा, वो किसी सदारती या वज़ीर आज़म के ऑर्डर के जरिए नहीं होगा, लेकिन पार्लियामेंट की करारदाद के जरिए 2/3 मेजॉरिटी के साथ वफाकी हुकूमत ये ऑप्शन इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन अभी तक ना मेरा ख्याल है कि वफाकी हुकूमत ने इस तरफ सोचा है और ना ही मेरा ख्याल है कि मिलिट्री की कमान जो है या एस्टेब्लिशमेंट इस तरफ सोच रही है। हालात तो किसी हद तक इस तरफ डेवलप हो रहे हैं, उसको चलते रहना चाहिए। लेकिन ये जो अली बिन गंडापुर साहब के इक़दाम है, या इवन आप देखें कल आपने असद कैसर साहब की आज बल्कि उनका खिताब था, उन्होंने कहा हम किसी सूरत अपने सूबे में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। जी ये इनकी पूरी, मुझे लगता है कि ये पूरा बंदोबस्त करके दे रहे हैं ऊपर बैठी हुई जिम्मेदार हुकूमत। आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो हर दूसरे तीसरे दिन एक वफद कराची जाकर बैठ जाता था कि हम सिंध में गवर्नर राज लगा रहे। फरूक नसीम साहब आईनी जो है वो ऑप्शंस बता रहे होते थे कि आईनी ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं वफाकी हुकूमत के मुदाखलत के। इशू क्या होता था कि कराची में बरसात हो गई है और पानी खड़ा है, लिहाजा हम वहां पर गवर्नर राज लगाएंगे। यहाँ कोई यहाँ से कहीं ज्यादा खतरनाक सूरत था। यहाँ DGISPR कह रहे हैं कि जो हम ऑपरेशंस करना चाहते हैं या जो दहशतगर्दी के खिलाफ या स्मगलिंग के खिलाफ जो वफाकी हुकूमत या रियासत एक्शंस करना चाहती है उसमें ये रुकावटें डालेंगे। तो जब ये रुकावटें डालेंगे और वफाक को या रियासत को काम करने नहीं देंगे तो फिर ऑप्शंस खुले होते हैं। आइन में बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सूबाई हुकूमत जो है वो वफाक को अपना काम ही ना करने दे अपने सूबे में और फिर वो सूबाई हुकूमत रह सकती है। आइन में काफी गुंजाइश मौजूद है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये गंडापुर साहब जो है वो भोलेपन में जज्बाती होकर या उसके पीछे कोई और रीजन हो, लेकिन जो भी रीजन हो वो एक जवाब दे रहे हैं वफाकी हुकूमत को बार बार कि उनकी हुकूमत खत्म की जाए। ठीक है, क्या मुमकिन होगा डॉक्टर साहब, क्योंकि जो है वो एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है वहाँ की, जिस तरह से लोगों ने वहाँ पर वोट दिया और एक अब ऑपोजिशन जो है वो उनके इर्द गिर्द भी नहीं है, तो एक अक्सरियती जमात है वो वहाँ पर, तो क्या ये पॉसिबल है कि अगर वो इसके अगेंस्ट जाते हैं, इस ऑपरेशन के अगेंस्ट जाते हैं, तो वहाँ के जो लोग हैं वो इनका साथ तब भी देंगे? देखो उसमें दो चीज़ें हैं। जब वहाँ पे अभी तक तो जो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो बाकी चीज़ें हैं, जो स्पेशली मुस्लिम लीग नून भी कुछ पार्टीज़ कह रही हैं कि
इनका कोई नेक्सिस है पीटीआई का और जो लोकल जो टेररिस्ट है या तालिबान है जो वट हम तो इस चीज़ को बिलीव नहीं करते, वो भी पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के लिए करना चाह रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि अगर ये डिलीवर ना कर सके पीटीआई वाले, अब इसको ये इनकी चौथी टर्म है, अगर ये डिलीवर ना कर पाए यहाँ पे केपीके में, तो डेफिनेटली अगली मरतबा लोग सोचेंगे कि यार ये किस तरह की हमारी लीडरशिप है, हमारे वज़ीर आला किस तरह के इन्होंने, बाकी तीनों सूबों दोनों सूबों में तो बहुत तेज़ी से तरक्की हो रही है। ये कंपैरिजन साल डेढ़ 2 साल बाद पता चलेगा, फिर ये लोग रियलाइज़ करेंगे, फिर ये गंडा साहब के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, वहाँ तक ये शोर शराबा कर सकते हैं। दूसरा डेफिनेटली कुछ इश्यूज़ और भी हैं, इनको ये है कि ये मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर लेके जा रहे हैं, ऊपर काजी फायज़ साहब की रिटायरमेंट भी आ रही है, तो ये चाह रहे हैं कि उसके बाद जो डिसीजन आए तो हम अपनी मर्ज़ी से उसको जो है ना मैनिपुलेट कर सके चीज़ों को। ये मेरा ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट से टक्कर लेना जो है ना ये इनके बस की बात नहीं है। देखिए पब्लिक सपोर्ट डेफिनेटली एक बड़ा फैक्टर होता है, आर्मीज़ जो होती हैं वो पब्लिक सपोर्ट के बगैर नहीं चलती, पर जहाँ रियासत की बात आती है, जहाँ पे मुल्क की बात आती है, जहाँ पे सॉवरेनिटी और कंट्रोल की बात आती है कि आपने लोगों की जानें बचानी है, तो फिर वहाँ पे किसी भी चीज़ लेकिन अगर दहशतगर्दी की यही सूरत हाल रहती है तो ये पब्लिक सपोर्ट उनके साथ रहेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगी। अब जब देखें, अब मैं कहता हूँ 3-4 बड़े धमाके हो गए वहाँ पे, तो सारा के जो है ना वो टर्न ऐसा पासा पलटेगा, कहने की हद्दी नहीं। आप सोच ही नहीं सकते कि चीज़ें कैसे चेंज होती हैं। जिस तरह APS का वाक़या हुआ था, किस तरह धरना अगले दिन वाइंड अप हो गया था सारा। देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको समझने की ज़रूरत है। अगर खुदा ना खास्ता, गॉड फॉरबिड, अगर कोई बड़ा अटैक हो जाता है किसी स्कूल के ऊपर, किसी हॉस्पिटल के ऊपर, किसी और जगह के ऊपर, जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हमारे आर्मी के लोग या हमारे डॉक्टर्स या कोई स्कूलों के बच्चे या कहीं भी इस तरह की कैजुअलिटीज, किसी बाजार में बम फट जाता है, तो लोग तो डेफिनेटली उस इलाके के सोचेंगे यार ये हुकूमत क्या कर रही है, जिनको हमने आर्मी ने साफ किया था ये लोग वापस आ गए हैं। ठीक, खुदारा इस एक मामले को, जो दहशतगर्दी वाला मामला है, ये इंतहाई संजीदा मामला है और हमने इसको कई अशरों से भुगता है, तो इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको सियासत नहीं करनी चाहिए। इंतहाई संजीदा मसला है और इसको अपने वक्ती जो सियासी मफादात हैं उनके नज़र ये नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हनान अहमद साहब मौजूद थे, इमदाद अली सुमरो साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, कल होगी आपसे दोबारा मुलाकात। मुझे दीजिए इजाज़त, पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।